चलिए आगे देखिए 4.8 वर्ल्ड वॉर 2, 4.8 द्वितीय विश्व युद्ध. We have read about the League of Nations and how it failed in its aim within 20 years after its formation. हम लीग ऑफ नेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और किस प्रकार यह अपने संगठन के 20 वर्षों के बाद ही अपने उद्देश्य को पाने में विफल रहा. यह भी हम लोग देखेंगे कैसे यह फेल हो गया. Even though it was set up with the aim of preventing future war, World War II started on September 1939. Let us find out why the war took place. अच्छा, क्या लिखा गया है ध्यान से समझिए. ये जो लीग ऑफ नेशन है इसका गठन भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए किया गया था. फिर भी युद्ध की परिस्थितियां बनने के बाद 3 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया. यह युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, आइए इसके कारणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण. कॉजेज मतलब कारण. World War II, like the earlier war, started in Europe and assumed the character of a world war. द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप में शुरू हुए युद्ध ने एक विश्व युद्ध का रूप धारण किया. पहले यह यूरोप में चालू हुआ और फिर यह विश्व युद्ध बना. The fascist country wanted to redivide the world for imperialist gains and thus came into conflict with the established powers. अब जो फेसिस्ट कंट्री थे, जो फासीवादी देश थे, फासीवादी देशों ने विश्व को दोबारा से साम्राज्यवादी लाभ के लिए विभाजित करना चाहा, जिससे विभिन्न देशों के बीच संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ. We know that Germany was politically, militarily and economically shattered by the Treaty of Versailles. जर्मनी जो है वार्षिक संधि के द्वारा राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः बिखर चुकी थी. She sought revenge and was ready to have a trial of strength with the elite powers. उसने बदला लेने की मांग की और मित्र देशों से शक्ति के एक परीक्षण के लिए तैयार था. वो उनसे लड़ने के लिए तैयार था एलिट पावर से. The position of Italy was no better. इटली की स्थिति भी बेहतर नहीं थी. Though Italy joined the elite powers during World War I with the hope of imperial gain, she did not gain any colonies after the war. हालांकि इटली साम्राज्य लाभ की उम्मीद के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों में शामिल हुआ, परंतु युद्ध के बाद उसे कोई भी कॉलोनीज, उपनिवेश हासिल नहीं हो सका. She lost nearly 6 lakh people during the war. उसने युद्ध में लगभग 6 लाख लोगों को खो दिया. Both the fascist and Nazi parties glorified war and promised to their people that they would bring back the lost glory of their countries through war. दोनों फासिस्ट और नाजी दलों ने अपने लोगों को वादा किया था कि वे युद्ध के माध्यम से अपने देश का खोया गौरव वापस लाएंगे. They began to follow an aggressive policy of expansion through conquest. उन्होंने विजय अभियान के माध्यम से विस्तार का आक्रामक नीति का पालन शुरू कर दिया. जर्मनी annexed Rhineland in 1936, Austria in 1938 and Czechoslovakia in 1938 when Italy attacked Ethiopia. अब देखिए, जर्मनी ने राइनलैंड पर 1936 में, 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया को 1938 में जीत लिया, जबकि इटली ने इथियोपिया पर हमला किया. दिस रिजल्टेड इन सोशल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग यूरोपियन नेशन. अब इससे यूरोपीय देशों के बीच सामाजिक तनाव और संघर्ष पैदा हुआ. You have read about the rise of Japan as military power and also her support for fascist power. आप जापान का एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरना व फैसिज्म शक्तियों को समर्थन देने की बात पढ़ें. By signing the Rome-Berlin-Tokyo Axis, these three powers committed support to each other. रोम, बर्लिन, टोक्यो की धुरी पर हस्ताक्षर कर तीनों शक्तियों
ने परस्पर एक दूसरे के समर्थन करने का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, प्रतिबद्ध बनाया. Japan was given a free hand to expand control in Asia and the region of the Pacific, while Germany and Italy would have a free hand in Europe. जापान को स्वतंत्र छोड़ दिया गया एशिया और प्रशांत के क्षेत्र में नियंत्रण करने के लिए, जबकि जर्मनी और इटली को यूरोप में मनमानी करने की अनुमति मिल गई. The success of Soviet alarmed the Western power. अब सोवियत यूनियन, सोवियत संघ की सफलता ने पश्चिम शक्तियों को चौकन्ना कर दिया. अलार्म करना मतलब चौकन्ना करना. Being capitalist countries, they wanted to check the spread of communism. अब पूंजीवादी देश होने के कारण वे अपने देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे. So they adopted a systematic policy of favoring Italy and Germany, who were anti-communist. इसलिए इटली और जर्मनी को कम्युनिस्ट विरोधी थे ये लोग, तो इन्होंने इनके प्रति एक सुव्यवस्थित अनुग्रह नीति अपनाई. This policy is referred as the appeasement policy. यह नीति को तुष्टीकरण नीति के रूप में देखा जाता है. अपीजमेंट पॉलिसी मतलब तुष्टीकरण नीति. German army was restricted to 1 lakh soldiers after World War I, increased her strength to 8 lakh soldiers without any protest from the Western powers. अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन सेना को 1 लाख सैनिक पर प्रतिबंधित किया गया था. जर्मनी ने बिना पश्चिम शक्तियों के सुरक्षा के अपने सैनिकों की संख्या 8 लाख कर ली. Even when Hitler put aside the Treaty of Versailles and annexed Rhineland and Austria, the Western powers remained silent spectators. यहां तक कि जब हिटलर ने वार्से की संधि का परित्याग किया और राइनलैंड और ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, तब भी पश्चिमी शक्तियों जो थे वो चुपचाप से थे, वो सिर्फ देख रहे थे. In 1937, civil war began in Spain between the popularly elected government and the fascist leader under General Franco. 1937 में जनता की लोकप्रिय निर्वाचित सरकार और जनरल फ्रैंको फासिस्ट नेता के बीच स्पेन में युद्ध शुरू हुआ. Hitler supplied arms and ammunition to overthrow the democratically elected government in Spain. स्पेन में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को अभ्यस्त करने के लिए हिटलर ने हथियारों और गोला बारूद से सहायता की पूर्ति करने के लिए सोवियत संघ ने जनरल फ्रैंको के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई के लिए इंग्लैंड की अपील की. अब देखिए हिटलर क्या किए, वो आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई किए. ठीक है, सोवियत संघ अपील टू इंग्लैंड फॉर कलेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट जनरल फ्रैंको. सोवियत संघ क्या किया, वो इंग्लैंड को अपील किया, उनसे सहायता मांगा ताकि वो जनरल फ्रैंको के खिलाफ लड़ सके. When the whole world sent support to the existing government, England and France did not take any action. अब क्या हुआ, जब मौजूदा सरकार इंग्लैंड और फ्रांस की सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की. कब, जब मौजूदा सरकार की मदद बाकी सब कर रहे थे. This appeasement policy reached its climax when Hitler invited the Prime Minister of Britain and France to Munich in August 1938. अब यह तुष्टीकरण नीति अपने चरम सीमा तक पहुंच गया जब अगस्त 1938 में हिटलर ने म्यूनिक के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया. The Munich Pact was signed by them in 1938, allowing Germany to annex Sudetenland in the northern part of Czechoslovakia. अब देखिए, जर्मनी को सुतेदनलैंड व चेकोस्लोवाकिया के उत्तरी भाग पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई. Later, the whole of
Czechoslovakia was annexed. The policy of appeasement strengthened to the fascist power. बाद में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया गया था। तुष्टीकरण की नीति फांसीवादी शक्तियों को मजबूत कर दी थी। It was now clear that Britain and France wanted Germany and Italy to act against the Soviet Union. अब यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी और इटली सोवियत संघ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था। To stall these plans, Soviet Union signed a pact with Germany by which both agreed not to attack one another. इस योजनाओं को रोकने के लिए सोवियत संघ द्वारा जर्मनी के साथ जो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे एक समझौता हुआ। इस समझौते में क्या था? जर्मनी और सोवियत संघ ये एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। This gave her some time to prepare for future confrontation while Germany obtained the neutrality of the Soviet Union. अब देखिए, इस तरह सोवियत संघ को कुछ समय मिल गया कि वह भविष्य की तैयारी कर ले तथा जर्मनी को सोवियत संघ को तटस्थ करने में सफलता मिल गई। The scene was set for World War II when Germany attacked Poland on 1 September 1939. Britain declared war on Germany on 3 September 1939. द्वितीय विश्व युद्ध तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया और ब्रिटेन ने जर्मनी से 3 सितंबर 1939 को युद्ध की घोषणा की। 4.8.2 Consequences of the war. अब 4.8.2 युद्ध जो हुआ था विश्व युद्ध 2 उसका परिणाम क्या हुआ? Consequences मतलब परिणाम। The war came to an end in September 1945. सितंबर 1945 में युद्ध का अंत हो गया। This was the most destructive war in human history. यह मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्ध था। It caused unprecedented loss of life, property and resources. इसमें जान माल और संसाधनों की अभूतपूर्व क्षति हुई, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। Big buildings were razed to the ground and thousands of people were uprooted from their homeland. बड़े शहरों के सुंदर भवनों को मिट्टी में मिला दिया गया। हजारों लोगों ने अपने घरों से बेघर हो गए। The German Jews were either exterminated or sent to concentration camps. जर्मन यहूदियों को मार दिया गया या फिर उन्हें यतारण शिविरों में भेज दिया गया। The Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki were almost wiped off when atomic bombs were dropped on them. जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने से दोनों शहर अपना जनता के साथ नष्ट हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। The danger of nuclear holocaust was one of the major consequences of the war. अब देखिए, परमाणु प्रलय का खतरा युद्ध के प्रमुख परिणामों में से एक था। Germany was divided into 4 zones, each under the control of one of the victorious powers. जर्मनी को 4 क्षेत्रों में बांट दिया गया और प्रत्येक को विजयी शक्तियों के नियंत्रण में लाया गया। The Nazi party was banned and the German army disbanded. अब नाजी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जर्मन सेना को भंग कर दिया गया। Japan was placed under US supervision. In 1949, when monarchy was re-established, US troops were withdrawn. 1949 में जब राजतंत्र को फिर से स्थापित किया गया था, अमेरिकी सेना को हटा दिया गया। Imperialism weakened with USA and Soviet Union emerging as superpower. साम्राज्यवाद के कमजोर होने के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सुपर शक्तियों के रूप में उभरे। The world was now divided into 2 power blocks, the communist bloc headed by Soviet Union and the Western bloc headed by the USA. अब देखिए फिर क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 शक्ति गुटों में बट गया। साम्यवादी गुट सोवियत संघ के नेतृत्व में तथा
पश्चिमी गुट अमेरिका के नेतृत्व में। The tension and unarmed conflict that developed between these blocs started the Cold War, which continued for a very long time. इन दोनों गुटों में तनाव व सहस्त्रहीन संघर्ष के विकास को शीत युद्ध कहते हैं, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलता रहा। A major impact of the war was foundation of the United States Nation Organization UNO, about which you will read in the next session. अब देखिए, युद्ध के एक प्रमुख प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। The world has since then undergone many changes. इसके बाद दुनिया में तब से बहुत सारी बदलाव हुई। Its political map has changed. इसका राजनीतिक नक्शा बदल गया। A large number of nations of Asia and Africa who had suffered under colonial rule are now independent. एशिया और अफ्रीका के जो देश औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, अब स्वतंत्र हो गए थे। Together they are now a major force in the world. अब वे दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में आ गए थे। चलिए अब हम लोग करते हैं एक्टिविटी 4.5 क्रियाकलाप 4.5। The world has seen devastating world wars and continues to witness conflicts and struggles till today. इस विश्व ने विध्वंसक विश्व युद्ध होते रहे हैं और यह आज तक संघर्ष का साक्षी रहा है। And list at least 5 problems which come in the way of world peace. कम से कम ऐसी 5 समस्याओं की सूची बनाओ जो विश्व शांति के आड़े आती हैं। Suggest ways to address these issues and how you as an individual can contribute to make the world a better place to live in. इन मामलों को सुलझाने के तरीके बताओ और आप एक व्यक्ति के रूप में विश्व को रहने के लिए बेहतर बनाने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं, यह बताइए। चलिए, Peace, development and cooperation represent the common aspiration of people in all countries. अब देखिए, शांति, विकास और एक साथ मिलकर काम करने की जो भावना होती है, यह सभी देशों के लोगों का सोच होता है। On the other hand, the international community is also facing increasingly complex and diverse security challenges. दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत जटिल और अलग अलग तरह के हमारा जो सिक्योरिटीज है उसमें समस्याएं हैं। रीजनल हॉटस्पॉट इश्यूज कीप क्रॉपिंग अप। टेररिज्म इज रैम्पेंट। आतंकवाद है, धर्म है। नॉन प्रोलिफरेशन स्टिल फेसेस ग्रेव चैलेंजेस। द अंडरलाइंग इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस कंटिन्यूज टू बी फेल्ट। अब देखिए, नॉन प्रोलिफरेशन जो होता है वो उसमें बहुत सारे चुनौतियां हैं। फिर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्थिक मंदी, ये अभी भी होती है। टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड प्रमोट कॉमन सिक्योरिटी रिमेन्स एन आर्डस टास्क। अब पूरे विश्व में शांति रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, ये बहुत ही कठिन काम है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इन today's world, the interest of countries of different system types and development stages are intertwined. अब ये बहुत ही जरूरी है कि आज ये समझा जाए कि अलग अलग देश में जो अलग अलग सिस्टम है, तरीका है, विकास है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। Their interdependence is growing. एक दूसरे पे जो इनका निर्भरता है उसका विकास हो रहा है। Countries have shared interest and common stake in security. अब जो देश है वह इस बात पर रुचि दिखाते हैं कि एक दूसरे की सुरक्षा में वो कैसे भाग देंगे। Under such new circumstances, security goes far beyond the security based on confrontation and balanced power during the Cold War, military security, the traditional sense, और security of just one country or one region. अब ये जो नए नए circumstances थे, अवस्थाएं बनी, इसमें जो सुरक्षा सबसे मूल चीज होती है, ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा था। फिर जो मिलिट्री है, वो जो सेना है वो अपने पारंपरिक तरीके से रहे।
और जो सुरक्षा है वो सिर्फ एक देश को मिले या एक प्रांत को मिले. In face of complex and diverse security challenges, no country can stay immune or achieve so-called absolute security on its own. आप देखिए, ये जो जटिल और अलग अलग तरह का जो सुरक्षा संबंधी जो चुनौतियां हैं, इससे कोई भी देश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह सकता है. A country which pursue its own development, security and well-being must also let other countries pursue their development, security and well-being. अब एक देश जो कि अपने देश का विकास कर रहा है, उसके सुरक्षा का देख रहा है, उसके लोगों का रहन सहन, अपने देश को आगे बढ़ा रहा है, उसको दूसरे देशों में भी विकास करने देना चाहिए, सुरक्षा रखना चाहिए. All countries must take cooperative approach with an innovative spirit and responsible attitude, stand together and seek win-win cooperation to resolve various problems and challenges, and foster a harmonious and stable international and regional security environment. अब हर देश जो कि एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वो काम करें और एक जिम्मेदारी को समझें अपना, साथ ही साथ एक साथ खड़े रहें ताकि सबका फायदा हो. सब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सब एक दूसरे के लिए चुनौती नहीं बनेंगे और जो आपका इंटरनेशनल और रीजनल सिक्योरिटी का जो वातावरण है, सुरक्षा का जो वातावरण है वो बना रहेगा.